हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। बच्चों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे पहला लेसन संख्या पद्धति की चौथी एक्सरसाइज 1.4 को। इसके पहले बच्चों हम 3 एक्सरसाइज की वीडियो बना करके हमारी यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं और आप लोगों ने उन वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखा है, बहुत ही प्यार दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। बच्चों, आज हम नई एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, बहुत दिनों बाद इस एक्सरसाइज को शुरू कर रहे हैं, तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं 1.4 को बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। और वीडियो पे अगर आप नए आए हों तो आप मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बच्चों, तो बिना देर करे हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। बच्चों, आप इसके पहले सीख चुके हैं, यानी कि मैं आपको सिखा चुका हूं कि परिमेय संख्या कौन होती है और अपरिमेय संख्या कौन होते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हमें इसमें बताना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है 2-√5, यानी कि 2-√5 ये लिखा हुआ है, तो ये क्या परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय। तो यहाँ पर हमें बच्चों देखना ये है, देखना क्या है, हमें देखना ये है, ये जो 2 है हमारा परिमेय संख्या और जो √5 है ये है अपरिमेय संख्या। तो हम आपको एक नियम सिखा चुके हैं। क्या नियम सिखा चुके हैं, मैं यहाँ थोड़ा सा लिखूंगा। परिमेय संख्या, बच्चों ध्यान से देखना, परिमेय संख्या का जोड़ या घटाव अपरिमेय संख्या से करेंगे, अपरिमेय संख्या से करेंगे तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो हमें क्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी बच्चों, अपरिमेय। मैंने क्या बताया है, परिमेय संख्या का जोड़ या घटाव अपरिमेय संख्या से करेंगे तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। यहां तक समझ में आया ना बच्चों, ठीक है, ओके, ठीक। इसे हम हटा दे रहे हैं, ओके। अब हम आते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला वाला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला वाला प्रश्न हमें कह रहा है कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3 + √23, ब्रैकेट बंद किया -23। बच्चों एक ध्यान देना बात, अगर हम इस ब्रैकेट को हटा भी दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जब हटा देंगे तो √23 और √23 कट जाएंगे, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, बचेगा क्या, 3। और 3 क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। समझ में आया, समझ में आया ना। चलिए ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। लिखा हुआ है 2√7 बटे में 7√7। इसे हम क्या करेंगे बच्चों, इसे हम ये करेंगे कि √7 से √7 कैंसिल कर देंगे, ठीक है। √7 से √7 जब कैंसिल कर देंगे तो बनेगा 2/7 और 2/7 P/Q के रूप में लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा बच्चों परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा बच्चों, परिमेय संख्या। इसमें क्या हुआ है, एक परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से जब भाग देते हैं या गुणा करते हैं तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त हो जाती है। 2 परिमेय संख्या, 7 परिमेय संख्या, तो इसे हम ठीक परिमेय संख्या मान लेंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 में क्या है, प्रश्न नंबर 4 में बच्चों क्या है, एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या से भाग दे रहे हैं, एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या से भाग दे रहे हैं। और बच्चों जब एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो हमें हमेशा अपरिमेय प्राप्त होता है। क्या होता है, अपरिमेय प्राप्त होता है। इसीलिए बच्चों हम इसे लिखेंगे अपरिमेय, अपरिमेय। बच्चों समझ में आ रहा है ना, आप कहो तो मैं यहाँ बीच में लाइन खींच देता हूँ ताकि आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आ जाए। अलग अलग सवाल हो गया, ये लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा हमारा। अब आते हैं यहाँ पर क्या है, 2 एक परिमेय संख्या है, 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। और पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई का मान 22/7 लिखा होता तो उसे तो बच्चों हम परिमेय संख्या मान सकते हैं, लेकिन यदि पाई लिखा हुआ है तो पाई का एग्जैक्ट 22/7 मान नहीं होता है, इसीलिए वह अपरिमेय होता है। तो परिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय संख्या से करेंगे तो हमें हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। इसीलिए यह संख्या क्या है, अपरिमेय है। क्या है बच्चों, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय संख्या
है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 1 के 5 सवालों को क्या किया है, सॉल्व किया है, और मैंने इसे डिस्क्राइब करने की भी कोशिश करी है। चलिए ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। लिखा हुआ है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है। चलिए बच्चों सरल करते हैं बड़े ही आसान तरीके से, आप लोग वीडियो पर बिल्कुल बने रहिएगा। ठीक है, क्या करना है, गुणा करना है। तो सबसे पहले इसका और इसका गुणा करेंगे। तो 3 का गुणा करेंगे 2 में, तो 3 दूनी, बच्चों हम डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं, 3 दूनी 6। इसका और इसका किया, पहले हमने इसका किया, अब हम कर रहे हैं इसका। तो ये प्लस का निशान लगा है, ये प्लस का निशान, प्लस का निशान मतलब प्लस, और 3√2। समझ में आया, यहाँ तक हो गया इसका। अब हम इसे हटा रहे हैं। अब हम करेंगे √3 का। तो √3 का करेंगे सबसे पहले 2 में, प्लस का है, ये प्लस का है तो प्लस निशान, √3 का करेंगे तो 2√3 बन जाएगा। अब इसका करेंगे इसमें गुणा, तो प्लस प्लस प्लस, अंडर रूट की संख्या दोनों है तो अंडर रूट की 3 दूनी 6 बन जाएंगे, अंडर रूट की 3 दूनी 6। और बच्चों इसके आगे हमारा कुछ सॉल्व होना नहीं है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। सेम इसी तरीके से हमें यहाँ सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला क्या है, a+b और a-b, क्योंकि सेम संख्या 3 + √3, 3 - √3। तो यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये फॉर्मूला होता है a² - b² का, a² - b² का। इसका हमने जब फॉर्मूला लगाया बच्चों, तो हम लिख देंगे इसे 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 × 9 माइनस √3 क्या बन जाता है, देखो यहाँ से √3 का गुणा √3 में करेंगे तो ओनली 3 आएगा बाहर, तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 6 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। बच्चों हम बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, आप लोग समझने की कोशिश किया करें और वीडियो को बड़े ही ध्यान से ज़रूर देखा करें। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। लिखा है 5 + √2। ये आप देख पा रहे होंगे a + b का होल स्क्वायर लग रहा है, और फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + k 2ab। इसे हम यहाँ पर इसे अपॉइंट कर देंगे, तो हम इसकी जगह पे ये लिखेंगे, तो लिखेंगे √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे √5 गुणे √2। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। √5 गुणे √5 आप लोग पहले से ही जानते हो, रूट का गुणा √5 और √5 का गुणा करेंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा, तो यहाँ हमें 5 प्राप्त हो जाएगा, प्लस वैसे ही यहाँ हमें 2 प्राप्त हो जाएगा, प्लस 2 लिखा हुआ है। जब अंडर रूट की संख्या का गुणा किसी अंडर रूट की संख्या से करते हैं तो वह दोनों संख्याओं का अंदर के अंदर गुणा 5 गुणे 2 लिख देते हैं, और 5 दूनी 10 हो जाता है। तो 2 रहेगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, 2 रहेगा 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये हमें यहाँ तक समझ में आया है, ये हमें यहाँ तक समझ में आया है, ठीक। अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 5 और 2 7 जुड़ जाएंगे, प्लस 2 √10। और बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसे हम हटा देते हैं। चलिए बच्चों, अभी हमने कितने 3 सवाल सॉल्व कर लिए। अब चौथा वाला ये है, लिखा हुआ है √5 माइनस √2, एक ब्रैकेट में √5 प्लस √2। इसको थोड़ा सा हम ऊपर लिख लें ताकि यहाँ पर नीचे हम इसे सॉल्व कर सकें। तो √5 माइनस के √2 ब्रैकेट में, √5 प्लस के √2 ब्रैकेट में। इसे अब हम हटा देते हैं यहाँ से। ऐसे बच्चों हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसमें लिखा है a - b और a + b ब्रैकेट में हुए ना, इसे हम क्या लिख लेंगे, a² - b²। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे √5 का स्क्वायर, इसे हम क्या लिखें, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर लिख देंगे। जब हम इसे लिखेंगे तो ये बन जाएगा 5 - 2, 5 में से 2 जाएंगे 3 बचेगा, और बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4 सॉल्व। लिखा हुआ है, आपको याद होगा पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है।
अर्थात पाई बराबर सी बटे डी है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस तथ्य का अंतर विरोध आप किस प्रकार करेंगे? इसे बच्चों हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे एक वृत्त। कोशिश करी है मैंने गोल बनाने की, ठीक। ये जो बीच में जो होता है ये सेंटर होता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है बच्चों वो होती है त्रिज्या। क्या होती है? त्रिज्या। और इसको दोनों तरफ अगर हम बांट दें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी वो होगी व्यास। क्या होगी? व्यास। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो होगी त्रिज्या होगी। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? ये जो हमारा सर्कल बना हुआ है, ये जो सर्कल बना हुआ है यहाँ से लेकर ये पूरा राउंड, इसे हम बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं बच्चों? परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। इतनी बात समझ में आई? असल में हम ये कह सकते हैं ये जो परिधि है असल में एक तार होता है। क्या होता है? तार होता है। और जब इसे हम यहाँ से लेकर के ऐसा मोड़ देंगे, एक दूसरे में मोड़ करके चिपका देंगे, तो वह क्या बन जाएगी? एक परिधि बन जाएगी, एक सर्कल बन जाएगा पूरा, एक धागे का या फिर तार का एक सर्कल बन जाएगा। उसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं? परिधि। इतनी बात समझ में आई है? चलिए ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है पाई, तो हम बच्चों बताना चाहते हैं जो पाई बराबर होता है वो होता है परिधि बटे व्यास। परिधि बटे व्यास, यानी कि परिधि में अगर हम भाग दे दें व्यास का तो वह पाई के बराबर निकलेगा। परिधि में यदि हम व्यास का भाग दे दें तो वह किसके बराबर निकलेगा? वह पाई के बराबर निकलेगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई है? चलिए ठीक है, ओके, अच्छी बात है। बच्चों हम जानते हैं पाई एक अपरिमेय संख्या है। वो अपरिमेय संख्या क्यों होती है? क्योंकि पाई का मान 3.14 डॉट 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 कुछ ऐसा होता है, और जब डॉट 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 होकर के ऐसे भाग चलता जाता है, चला जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिमेय बोलते हैं। और यहाँ पर हम बात करें 22/7 जो इसका मान होता है उसे हम परिमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेय। लेकिन असल में ये एग्जैक्ट मान नहीं होता है, असली मान ये होता है। ठीक है, ये हम सिर्फ आप लोगों को बताना चाह रहे थे। अब इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सवाल को सॉल्व करने के लिए असल में मैं ये बताना चाह रहा हूँ जो परिधि होती है उसका कोई एग्जैक्ट मान नहीं होता है, इसीलिए वो अपरिमेय होती है। अब इसे हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे? माना डी, व्यास को क्या माना? डी। माना डी बराबर हमने कोई मान ले लिया है 3.102003000 डॉट 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 कोई भी एक मान ले लिया, और ये जो मान है ये क्या है? अपरिमेय है। डी बराबर हमने क्या ले लिया है? ये मान ले लिया है। अब वहाँ पर रखते हैं इसको, तो पाई बराबर हमने रखा c बटे डी का मान 3.1020003 ऐसा कुछ रख दिया। ठीक, पाई तो अपरिमेय है ही पहले से। ये क्या है? इससे पहले से ही परिमेय मान लिया था उनने, इसे वो कह रहे परिमेय है। ठीक है, इस हिसाब से परिमेय है। यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, ये है अपरिमेय, ये है अपरिमेय, और ये जो लिखा हुआ है ये परिमेय है। ये असल में लिखा हुआ है जो परिमेय, यानी कि 22/7 मानते हैं इसे हम। ये दोनों बात ये जो लिखी हैं ये परिमेय है, तो ये अपरिमेय है, ये परिमेय है। ठीक, क्योंकि पाई बराबर इसका मान ये होता है। बच्चों हम जानते हैं ऑलरेडी कि जब हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं, यानी कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं, तो हमें अपरिमेय प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अपरिमेय प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अपरिमेय संख्या हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ये सिद्ध होता है, सिद्ध क्या होता है कि जो पाई बराबर है वह जो संख्या प्राप्त होगी इससे, वह क्या प्राप्त होगी? अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। या फिर इसमें हम एक नोट लिख देंगे या फिर एक भाषा लिख देंगे। क्या लिख देंगे? लिख देंगे दिए गए तथ्य, लिख देंगे दिए गए तथ्य का कोई अंतर
विरोध नहीं है। नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो मान है वो एग्जैक्ट नहीं है, ना ही इसका मान कोई एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट मान नहीं है, इस वजह से इसका कोई विरोध नहीं है। क्योंकि परिधि और व्यास का मान, परिधि और व्यास का मान पूर्णतः शुद्ध नहीं है। ये हम लिख देंगे। ठीक है, इतना ही करना था बच्चों। इसको हम इसी प्रकार से कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है, इस टाइप का सवाल हमारे पेपर में नहीं आता है, लेकिन हाँ, ये समझने के लिए बहुत अच्छा है। इसे हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इसे करना था। इस प्रकार से बच्चों हमने प्रश्न नंबर 4 सॉल्व किया है। आइए बच्चों हम करते हैं प्रश्न नंबर 4 सॉल्व। लिखा हुआ है संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है और ये हमारे पेपर में आते भी हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले एक रेखा खींच लेंगे। ठीक, आपको इसके लिए पटरी और परकाल और पेंसिल की ज़रूरत होगी। इसमें 9.3 की आप क्या संख्या रेखा खींच लेंगे, या फिर कोई भी रेखा खींच लेंगे आप, जितनी भी आपको दूरी लेनी है आप उसे मान लेंगे 9.3, या फिर आप इसी से खींच लेगा 9.3 के बराबर। ठीक है, इसे मान लेंगे आप A और इसे मान लेंगे आप B। ठीक, यहाँ तक समझ में आया है ना? ठीक है, अब करना क्या है बच्चों, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से आपको इसके आप अपने पेज पर जो खींचेंगे, इस पटरी की सहायता से 1 सेंटीमीटर की आप एक लाइन खींच देंगे। एक लाइन खींच देंगे और उसे आप मान लेंगे C। क्या मान लेंगे आप? C। ठीक, इतनी बात समझ में आई है ना? चलिए ठीक है, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो फिर आप आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमने लाइन खींच ली है कंप्लीट हो गई है। अब करना क्या है, इस परकाल की सहायता से हमें C पर इस परकाल को रखना है और इस परकाल को इतना मोड़ना, इतना मतलब खींचना है कि यहाँ से लेकर इसकी आधी से अधिक दूरी हो जाए। इसकी तो ये तो छोटा है परकाल और ये बड़ा है, इसलिए तो आधे से अधिक दूरी के बराबर आपको चाँप लेना है और यहाँ रख करके एक ऐसा चाँप लगाना है, एक नीचे चाँप लगाना है, फिर यहाँ रखेंगे आप एक ऐसा चाँप लगाएंगे, एक ऐसा चाँप लगाएंगे। चाँप लगाने के बाद पटरी की सहायता से जहाँ पर ये काट रहा है आपस में, उन क्रॉस को आपस में आप काट देंगे ऐसे। जब आप काटेंगे बच्चों तो इस जगह को आप मान लेंगे 0, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट हो गया है। और आप देखेंगे यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी दोनों बराबर रहेंगे, यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी। यहाँ पर और थोड़ा सा यहाँ पर ये समझ लीजिए, इतनी दूरी ये 1 है, यहाँ पर हमने 1 माना है क्योंकि 1, ठीक है, ये 1 बना हुआ है। ठीक, यहाँ से लेकर इसे हम 0 मान लेंगे, और क्यों यहाँ से लेके 1, इतनी दूरी 1 है। ठीक, इतना बात समझ में आया। ये क्या हो गया, ये आधी आधी हो गई है। जब ये आधी आधी हो जाएगी बच्चों, तो अब करना क्या है, इस परकाल को इस बीच में, इसके सेंटर में रखना है और इसकी दूरी नापना है, यहाँ तक की दूरी परकाल में। और यहाँ पर परकाल की ये रख करके एक हमें ऐसा चाँप लगाना है जो कि दोनों यहाँ A को और C को मिलाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर हैं, क्योंकि यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी बराबर है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। यहाँ तक बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, ओके। अब क्या करना है, ये जो बिंदु O है, इस बिंदु O पर कोई भी दूरी आप ले लीजिएगा, थोड़ी सी दूरी ले करके एक ऐसा चाँप लगाना है, यहाँ पर रख करके एक ऐसा चाँप लगाना है। चाँप लगाएंगे, फिर उतनी ही दूरी का आप एक ऐसा चाँप लगाएंगे, फिर आप ऐसा चाँप लगाएंगे, उसी चाँप से आप यहाँ लगाएंगे और उसी चाँप से ऐसा, मतलब कि एक ऐसा, फिर इस पर रख करके एक ऐसा, फिर आप यहाँ से ऐसा और इस जगह से ऐसा लगाएंगे और इस जो कटे हुए को आप ऐसे मिला देंगे। ठीक, इस कटे हुए को आप क्या कर देंगे बच्चों, आप मिला देंगे। जब आप इसको मिला देंगे तो आप देखेंगे ये जो दूरी है इसकी दूरी और इसकी दूरी आधी आधी हो जाएगी, इसका दूरी। ठीक, ये आधी आधी है यहाँ तक की दूरी। अब क्या होगा, ये जो हमने नापा है, ये जो मापा है यहाँ पर, इसके हिसाब से हमें करना क्या है, इस परकाल को B पर रखना है, इतनी दूरी लेना है इस पर ऐसे,
और ऐसे ले करके, अच्छा इसमें हम और आगे बढ़ाएंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर 5 हो जाएगा, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब हम बच्चों ये परकाल पर लेंगे और इससे जब हम करेंगे, ठीक, तो ये क्या होगा, ऐसा परकाल यहाँ जाएगा, मतलब ये जो चाप जाएगा वो ऐसे जाएगा, यानी 2 से अधिक की ओर जाएगा। ठीक है, ठीक, 2 से अधिक की ओर जाएगा, या जितना भी जाएगा यहाँ से लेकर के ये जाएगा जो, वो अधिक की ओर जाएगा। इसका एग्जैक्ट मान तो मुझे पता नहीं है। ठीक है, यहाँ से जो परकाल लेंगे इसे हम ऐसा नापेंगे, ये यहाँ पर चला जाएगा और जहाँ पर ये जाएगा, ठीक है, जहाँ तक ये पहुँचेगा वहाँ हो जाएगा क्या, वहाँ हो जाएगा अंडर रूट के क्या 9.3। इस जगह से जब हम चाप लगाएंगे तो वहाँ पर बनेगा अंडर रूट के 9.3। यहाँ पर सी माना था तो यहाँ पर हम डी मान लेंगे। बस बच्चों हमें इतना ही करना था इसे, और इस प्रकार से हमने इस बच्चे को क्या किया है, इस प्रश्न को हमने सॉल्व किया है और इसे हमने संख्या रेखा पर 9.3 किस प्रकार से दर्शाते हैं इसे हम करते हैं। ऐसे ही जितने सवाल आएंगे दशमलव वाले उन्हें हम ऐसा ही करेंगे। ठीक है बच्चों हम करेंगे प्रश्न नंबर 5 सॉल्व, जो कि आखिरी सवाल है। लिखा हुआ है निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, जो हमारा नीचे का जो हर होता है उसका हमें परिमेयकरण करना होता है, और अगर डबल संख्या लिखी होती हैं तो हमें क्या करना होता है बच्चों, उनके चिन्ह चेंज कर देते हैं। तो हम करते हैं इनका परिमेयकरण, तो 1/√7 का परिमेयकरण करेंगे तो √7 से करेंगे, √7 में। बच्चों जब 1 का गुणा √7 में होगा तो बन जाएगा √7, और √7 का गुणा √7 में करेंगे, यानी कि √7 गुणे √7, तो क्या निकलेगा, इसमें निकलेगा √7/7, और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं और 2 देखते हैं। इसमें हमें इसका परिमेयकरण करना है, तो कैसे करेंगे इसका परिमेयकरण, 1/√7 माइनस के √6। परिमेयकरण करना है तो √7 माइनस की जगह प्लस लगाएंगे √6, यानी चिन्ह चेंज करने होते हैं, √7 प्लस √6। यहाँ तक समझ में आया। इसे जब हम करेंगे तो 1 का गुणा करेंगे इसमें बच्चों तो हो जाएगा √7 प्लस √6 बटे में। इसका जब हम बनाएंगे तो ये बनेगा क्या बच्चों, a माइनस बी और a प्लस बी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसका बनता है a² माइनस b², तो इसे हम ऐसा ही लिख देंगे √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक बच्चों, जब हम इसे और आगे करेंगे, ठीक, चलो यहाँ नहीं कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं। इसे जब हम और आगे करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, √7 प्लस के √6 बटे में ये बन जाएगा 7, क्योंकि √7 देखना यहाँ पर समझना, यहाँ समझा रहे हैं, √7 गुणे √7 बन जाएगा, ये बनेगा 7 गुणे 7 और फिर 7 बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो इसे हम बनाएंगे 7 और ये माइनस के बन जाएगा ये 6। जब और आगे बढ़ेंगे तो बन जाएगा √7 प्लस के √6 और बटे में 7 में से 6 जाएंगे तो बचेगा 1, और 1 का जब हम भाग दे देंगे तो बन जाएगा √7 प्लस के √6, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। लिखा हुआ 1/√5 प्लस √2, इसका हमें परिमेयकरण करना है। इसका भी हम परिमेयकरण करते हैं, लिखेंगे 1/√5 प्लस के √2। परिमेयकरण करेंगे तो √5 क्या करेंगे, चिन्ह को चेंज कर देंगे, माइनस √2 बन जाएगा, √5 माइनस √2 बन जाएगा। ठीक, इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो 1 का गुणा करेंगे तो बन जाएगा √5 माइनस √2 बटे में है √5 का गुणा, ये भी वही बन गया है, a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी दोनों गुणा में है, तो बन जाएगा a² माइनस b²। तो इसे हम लिख देंगे √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया है। चलिए ठीक है, इसे हम हटा रहे हैं क्योंकि हमें लिखना है। ठीक, इसे लिखेंगे √5 माइनस √2 बटे में, ये बन जाएगा 5 माइनस के 2, तो इसे और आगे हल करेंगे तो √5 माइनस √2 बटे में बन जाएगा 3, और ये हो जाएगा हमारा आंसर।
ठीक है ना। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व। लिखा हुआ है 1/√7 - 2, इसका भी हमें परमीकरण करना है। चलिए करते हैं। 1/√7 माइनस के 2 परमीकरण करेंगे तो क्या करेंगे, √7 यानी 7, चिन्ह चेंज कर देंगे तो लग जाएगा प्लस बटे में 2, प्लस में 2, √7 + 2 गुणा करेंगे तो बनेगा क्या, √7 + के 2 बटे में, ये भी फॉर्मूला सेम बनेगा तो इसे लिखेंगे, समझ में आ रहा है, √7 - 2 √7 + 2 क्या बन गया है, a + b का a² - b²। तो इसे हम √7 का क्या लिख देंगे बच्चों, स्क्वायर लिख देंगे, √7 का क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे, और -2 का क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे। जब इसे हम और आगे हल करेंगे तो बच्चों ये बन जाएगा क्या है, √7 + के 2, √7 गुणे √7 यानी √7, दोनों का गुणा हो जाएगा तो 7 बाहर निकलेगा, तो निकलेगा 7 बाहर, और ये हो जाएंगे 2 दूनी 4, ठीक है। और जब और आगे पहुँचेंगे तो बनेगा 7 + 2, और 7 में से 4 चले जाएंगे तो बचेगा 3, और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बच्चों आशा करते हैं आप सभी बच्चों को मेरे द्वारा पढ़ाई गई ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट करिए, और जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बच्चों मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है हमारी चैनल पर, जो NCERT क्लास संख्या पद्धति के नाम से है। उसमें आपको सीक्वेंस में सारी एक्सरसाइज मिलेंगी, एक्सरसाइज 1, 2, 3 और ये 4th, ये भी हम प्ले लिस्ट पर डाल देंगे, तो आप प्ले लिस्ट के माध्यम से आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।